नमस्ते साथियों, मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आपने सिंघम मूवी तो देखी ही होगी और सिंघम को भी देखा होगा, लेकिन मैं आज सिर्फ मूवी की बात नहीं करने आया हूँ, न तो मूवी के कैरेक्टर सिंघम की। मैं एक रियल सिंघम की आज बात करने आया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुकाराम मुंडे की। एक किसान परिवार के बच्चे से महाराष्ट्र के सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम उनके जीवन पे नाम मात्र प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कई लोगों को मोटिवेशन मिले। तो साथियों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप अपने समय के हिसाब से इसको 2 भागों में भी देख सकते हैं। और यह वीडियो छोटे छोटे 36 पार्ट्स में है। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। इफ़ आई कांट, हु एल्स कैन। तुकाराम मुंडे जी के लिए सिर्फ यह एक सवाल नहीं, जिम्मेदारी की आवाज़ है। उनका कहना है कि अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर इसे कौन करेगा। एक अधिकारी को किसी व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, समस्या को देखकर फाइल पे टिप्पणी कर देना, और दूसरा, समस्या को अपनी जिम्मेदारी मानकर उसके समाधान के लिए खुद को मैदान में उतर जाना। तुकाराम मुंडे जी की वर्किंग स्टाइल में हमें बार बार दूसरा रास्ता ही दिखाई देता है। अगर गांव में पानी की समस्या है तो सवाल है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आता है तो अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब है तो सिस्टम को कौन बेहतर करेगा। और अगर बाज़ार में मिलावटी खाना बिक रहा है, आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। यहीं से निकलता है वह सवाल, इफ़ आई कांट, हु एल्स कैन। यह कहानी सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर की नहीं है, यह कहानी है एक किसान परिवार में जन्मे उस बच्चे की जिसने छोटी उम्र में खेतों में काम किया, जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेलर्स देखे लेकिन हार नहीं मानी, फिर यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल किया और फिर आईएएस बने। और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी जिसमें डिसिप्लिन भी था, कंट्रोवर्सी भी थी, ट्रांसफ़र भी थे, लेकिन साथ ही वाटर कंजर्वेशन, जन भागीदारी, सिटीजन सर्विस और सिस्टम इम्प्रूवमेंट भी था। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उनका बचपन, उनकी फैमिली, उनका एजुकेशन और यूपीएससी तक का उनका सफ़र। शुरुआती पोस्टिंग, महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स, डिसिप्लिनरी एक्शंस, कंट्रोवर्सीज, बार बार ट्रांसफ़र्स और आखिर में जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वास्तव में क्या बदला। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। 3 जून 1975 महाराष्ट्र के बीड जिले के तड़सोना गांव में एक किसान परिवार में जन्म हुआ तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। उनके पिता हरिभाऊ मुंडे खेती करते थे और माँ आसराबाई परिवार तथा खेती संभालती थी। यहाँ कोई सुविधाओं से भरा बचपन नहीं था, खेती ही परिवार के जीवन की आधार थी। इस ग्रामीण वातावरण ने उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा की जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। मेहनत, जिम्मेदारी, अनुशासन और मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की आदत। पार्ट 2 पे चलते हैं। 8 साल की उम्र में खेतों में काम। आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी का मतलब है कोचिंग, बुक्स, ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा। लेकिन तुकाराम मुंडे का बचपन इससे बिल्कुल अलग था। उपलब्ध प्रोफाइल्स के अनुसार करीब 8 साल की उम्र से ही उन्होंने खेती के काम में परिवार का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। सुबह खेत, फिर स्कूल, स्कूल के बाद फिर खेत, फसल, पानी, खेत की देखभाल और फिर परिवार की जिम्मेदारियाँ। इस अनुभव ने शायद उन्हें बचपन में एक ही बात सिखा दी थी, जिम्मेदारी उम्र देखकर नहीं आती है। तो आइए पार्ट 3, पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत। गांव में शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की।
फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कहानी सीधी नहीं थी। एमपीएससी में उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा। उपलब्ध प्रोफाइल में 3 बार एमपीएससी में असफल होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर फेलर के बाद तैयारी जारी रखी और आखिरकार 2001 में एमपीएससी क्लियर किया। अब सरकारी नौकरी थी, लेकिन सपना अभी भी बाकी था। उन्हें आईएएस बनना था। तो आइए चलते हैं पार्ट 4 पे। नौकरी मिली, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। सरकारी नौकरी मिल जाना बहुत लोगों के लिए अंतिम मंजिल होती है, लेकिन तुकाराम मुंडे के लिए यह सिर्फ एक पड़ाव था। उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और फिर आया यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 2004 में उनकी मेहनत रंग लाई। उनका चयन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ और सबसे बड़ी बात, ऑल इंडिया रैंक 20 था। एक ग्रामीण किसान परिवार का बेटा जिसने खेतों में काम किया, जिसने फेलर्स देखे, वही अब देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज में शामिल होने जा रहा था। महाराष्ट्र कैडर 2005 बैच, यहीं से शुरू हुई असली एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी। तो आइए चलते हैं पार्ट 5, पहली पोस्टिंग। एडमिनिस्ट्रेशन की ज़मीन पर पहला कदम आईएएस ट्रेनिंग के बाद उनकी शुरुआती पोस्टिंग फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी रही। धरनी प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीडीपी, फिर देगलूर नंदेद असिस्टेंट कलेक्टर एसडीओ। शुरुआती कैरियर से एक ही पैटर्न दिखाई देने लगा। फील्ड में जाना, समस्या को देखना और एक्शन लेने की कोशिश करना। पार्ट 6, नागपुर जिला परिषद, अटेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद उन्होंने नागपुर जिला परिषद के सीईओ के रूप में काम किया। यहाँ फोकस था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का फंक्शनिंग, स्कूल की मॉनिटरिंग, एम्प्लॉय अटेंडेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी। उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन पर जोर दिया। जो कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। यहाँ उनका एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिखाई देने लगा। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ सैलरी लेने का काम नहीं है, सरकारी कर्मचारी को पब्लिक सर्विस डिलीवर करना ही होगा। पार्ट 7, नासिक, वाशिम और दूसरी जिम्मेदारियाँ। इसके बाद उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में होती रही। नासिक एडिशनल ट्राइबल कमिश्नर के रूप में, वाशिम जिला परिषद सीईओ और फिर मुंबई में विभिन्न डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यह दौर उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर को बढ़ाने वाला था। इसके बाद उनके करियर में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आई। पार्ट 8, जालना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उन्हें जिम्मेदारी मिली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जालना। कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी थी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस और जनता की समस्याओं का समाधान। लेकिन जालना में उनका टेन्योर बहुत लंबा नहीं रहा। फिर ट्रांसफ़र। पार्ट 9, मुंबई रेवेन्यू एंड इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद वे मुंबई में सेल टैक्स इन्वेस्टिगेशन से जुड़े महत्वपूर्ण पद पर रहे। यहाँ फोकस था टैक्स इन्वेस्टिगेशन, रेवेन्यू लीकेज, टैक्स इवेजन और गवर्नमेंट रेवेन्यू की प्रोटेक्शन। यहाँ उनकी वर्किंग स्टाइल का एक और पहलू सामने आया, परफॉर्मेंस को मेजरेबल आउटकम से जोड़ना। कितनी रिकवरी, कितनी इन्वेस्टिगेशन, कितनी कंप्लायंसेस। पार्ट 10, सोलापुर, जहाँ कहानी बदल गई। 2014 के अंत में तुकाराम मुंडे बने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सोलापुर और यही पोस्टिंग उनके कैरियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बनी। सोलापुर सूखा और जल संकट से जूझ रहा था। कई गांवों में पानी की गंभीर समस्या थी। टैंकर्स भेजे जाते थे, लेकिन मुंडे जी ने सवाल को दूसरी तरह से देखा। हर साल टैंकर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सिर्फ टैंकर भेजने के बजाय पानी के सोर्स को मजबूत करना होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना होगा और लोगों को भी सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। पार्ट 11, सोलापुर, 282 गांवों का वाटर कंजर्वेशन मिशन। उन्होंने वाटर कंजर्वेशन को बड़े स्केल पर आगे बढ़ाया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 282 गांवों में काम हुआ। करीब
1.3 लाख हेक्टेयर्स में वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटी की गई और लगभग 30,000 वेल्स या यूँ कहें कुआं को ठीक किया गया। लेकिन इस पूरे मॉडल की सबसे खास बात थी जन भागीदारी। लगभग 150 करोड़ के काम में लोगों की तरफ से 70 से 80 करोड़ के कंट्रीब्यूशन की बात सामने आई। यानी मैसेज साफ था, पानी आपका है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। यह अप्रोच बाद में मुंडे पैटर्न के नाम से भी डिस्क्राइब किया गया। पार्ट 12 सोलापुर सिर्फ टैंकर नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उनका फोकस था। एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेन लैंड ट्रीटमेंट, साइंटिफिक यूज ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सबसे बड़ी बात जन भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी इमीडिएट रिलीफ के साथ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। इसी काम के लिए उन्हें रिकॉग्निशन मिला बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवार्ड 2015-16 का, और 2016 में वाटर कंजर्वेशन के लिए उन्हें रिकॉग्निशन मिला। यह उनके कैरियर का महत्वपूर्ण पॉजिटिव चैप्टर था, क्योंकि इससे साफ हुआ कि वे सिर्फ स्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं थे, वे डेवलपमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन पर भी काम कर रहे थे। पार्ट 13 आषाढ़ी वारी, आम जनता पहले। साथियों, आषाढ़ी वारी महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक पैदल यात्रा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान विठोबा के दर्शन के लिए पंढरपुर जाते हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो वारी का अर्थ होता है नियमित रूप से किसी पवित्र स्थान की यात्रा करना। आषाढ़ी वारी मीन्स आषाढ़ महीने में होने वाली सबसे बड़ी वारी। तो इसमें क्या होता है कि श्रद्धालु कई दिनों तक पैदल चलते हैं, वे पंढरपुर पहुंचते हैं। यात्रा का मुख्य आकर्षण संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की पालकियां हैं। तो साथियों, सोलापुर में आषाढ़ी वारी के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। ट्रैफिक, सिक्योरिटी, क्राउड मैनेजमेंट, वीआईपी मूवमेंट, ऐसे समय में एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी चुनौती होती है सबको सुरक्षित रखना। मुंडे ने रूल और क्राउड सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। एक मिनिस्ट्रियल कन्वॉय को लेकर उनकी तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर एकनाथ खड़से से कन्फ्रंटेशन भी हुआ। यह घटना कंट्रोवर्सी भी बनी, लेकिन इससे उनकी अप्रोच स्पष्ट हुई, वीआईपी सुविधा से पहले पब्लिक सेफ्टी। पार्ट 14 नवी मुंबई, जनता के बीच कमिश्नर 2016 में वे बने। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर, यहाँ उनके ऑफिस सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय फील्ड सेंट्रिक अप्रोच पर जोर दिया गया। उन्होंने वॉक विद द कमिश्नर जैसी पहल शुरू की। रेजिडेंट के साथ इस इलाके का इंस्पेक्शन, सड़कें, सफाई, इनरोचमेंट, सिविल प्रॉब्लम्स और मौके पर अधिकारियों को निर्देश, यानी ऑफिसर जनता के पास गया। पार्ट 15 नवी मुंबई इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जबरदस्त एक्शन। दूसरी तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी सख्ती हुई। अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स, इलीगल होर्डिंग्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी, सिविक वायलेशन, इन पर इन्फोर्समेंट किया गया। कुछ सिटीजन ग्रुपों ने उनका तो समर्थन किया, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी राजनीतिक स्थिति बनी और अंततः फिर वही ट्रांसफ़र। लेकिन यह कहना है कि ट्रांसफ़र निश्चित रूप से सजा था, सही नहीं होगा। इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल दोनों फैक्टर हो सकते हैं। पार्ट 16 पीएमपीएमएल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट। अब उनकी पोस्टिंग हुई पीएमपीएमएल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। पुणे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बड़ी थी और समस्याएं भी बहुत बड़ी थी। बस अवेलेबिलिटी, ड्राइवर अटेंडेंस, ब्रेकडाउन्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉय डिसिप्लिन। उन्होंने परफॉर्मेंस को नंबर में देखना शुरू किया। पार्ट 17 पीएमपीएमएल एम्प्लॉय प्रेजेंट।
उन्होंने अपसेट इम्प्लाई फ्रॉम 40% टू 6% पर ला दिया। रिपोर्ट के अनुसार उनके टेन्योर के दौरान इम्प्लाई अनुपस्थिति लगभग 40% से 6% पे आ गया। आउट ऑफ सर्विस बसेस भी लगभग 300 से करीब 50 पे आ गई और 158 कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स को अनसेटिस्फैक्ट्री अटेंडेंस के कारण हटाया गया। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ एम्प्लॉयज़ को हटाने की नहीं थी। अटेंडेंस, डिसिप्लिन, बस अवेलेबिलिटी, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यही लक्ष्य था परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। पार्ट 18 सीनियर ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी एक्शंस। उनकी सख्ती सिर्फ ड्राइवर्स या लोअर लेवल स्टाफ तक सीमित नहीं थी। सीनियर ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठे। कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की रिपोर्ट्स सामने आई। उनका प्रिंसिपल था, रूल और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो उसे लागू भी किया जाएगा। यही अप्रोच उनके सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया और उनके क्रिटिक्स को काफ़ी कठोर लगा। पार्ट 19 नासिक डिसिप्लिन की नई मिसाल। 2018 में वे बने नासिक म्यूनिसिपल कमिश्नर। चार्ज लेते ही उनकी वर्किंग स्टाइल की चर्चा शुरू हो गई। एक रिपोर्टेड इंसिडेंट में फायर ब्रिगेड चीफ नॉर्मल क्लॉथ्स में ऑफिस पहुंचे। उन्हें यूनिफॉर्म पहनकर वापस आने के लिए कहा गया। छोटी बात लग सकती है लेकिन मैसेज बहुत ही बड़ा था। पोजीशन बड़ी हो सकती है लेकिन रूल्स सबसे बड़े हैं। उन्होंने प्लास्टिक यूज, गार्बेज, इंक्रोचमेंट, पार्किंग और सिविक्स डिसिप्लिन पर भी फोकस किया। पार्ट 20 कंट्रोवर्सी। जब रूल्स और पॉलिटिक्स आमने सामने आए, नासिक में उनके कई डिसीजन ने कंट्रोवर्सी पैदा की। कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके फैसलों से नाराज हुए। कुछ एक्शंस को लेकर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हुआ। उनकी तरफ से मूल आर्गुमेंट यही रहा, रूल्स सबके लिए समान होने चाहिए। यह उनकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ भी बनी। पार्ट 21 नागपुर जनता दरबार। 2020 में वे बने नागपुर म्यूनिसिपल कमिश्नर। उन्होंने अधिकारियों को फंक्शनिंग सुधारने का कड़ा संदेश दिया। लेकिन इस पोस्टिंग का एक पॉजिटिव पहलू था, जनता दरबार। सिटीजन सीधे कमिश्नर से मिल सकते थे, अपनी समस्या बता सकते थे और एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े अधिकारी तक उनकी सीधी पहुंच बन गई। यानी सिटीजन को ऑफिसर तक पहुंचा दो। पार्ट 22 स्मार्ट सिटी कंट्रोवर्सी। नागपुर में स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। उनकी अथॉरिटी और अपॉइंटमेंट को लेकर प्रोसीजरल और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट सामने आए। उनके खिलाफ एलिगेशन भी उठे, लेकिन हर एलिगेशन को प्रूवन फैक्ट की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। कुछ मामलों में बाद की डेवलपमेंट उनके पक्ष में भी रही। इसीलिए कंट्रोवर्सी को कंट्रोवर्सी की तरह ही बताना चाहिए, वर्डिक्ट की तरह नहीं। और इसके बाद फिर से एक और ट्रांसफ़र। पार्ट 23 हेल्थ डिपार्टमेंट सरकारी ड्यूटी पर जोर। 2022 में उन्होंने महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ का इंस्पेक्शन हुआ। अब्सेंट डॉक्टर्स एंड ड्यूटी रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ पर एक्शन की रिपोर्ट आई। उनका बेसिक प्रिंसिपल था, सरकारी सैलरी का मतलब है सरकारी ड्यूटी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं है तो नुकसान सिर्फ डिपार्टमेंट का नहीं, नुकसान उस पेशेंट का भी है जो ट्रीटमेंट के लिए वहां पहुंचा है। सोचिए उनकी कितनी बड़ी सोच है। पार्ट 24 बार बार ट्रांसफ़र, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं। तुकाराम मुंडे के कैरियर में ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हुए। इसी वजह से मीडिया में उनकी इमेज बनी, द ऑफिसर हु कीप्स गेटिंग ट्रांसफर्ड। लेकिन हर ट्रांसफ़र को पॉलिटिकल पनिशमेंट कहना सही नहीं है। कुछ ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफलिंग थे, कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बाद हुए, कुछ पोस्टिंग बहुत छोटी रही, कुछ डिसीजन पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसलिए ट्रांसफ़र स्टोरी को बैलेंस तरीके से देखना ज़रूरी है। लेकिन एक बात रिमार्केबल है, पोस्टिंग बदली लेकिन उनकी वर्किंग स्टाइल बहुत ही कम बदली।
पार्ट 25 उनका डिसिप्लिनरी फिलॉसफी। उनकी वर्किंग स्टाइल को समझने के लिए एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन। पब्लिक सर्विस में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय ड्यूटी पर नहीं आता है तो एक्शन। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करता तो पेनल्टी। इलीगल एक्टिविटी होती है तो इन्फोर्समेंट। पब्लिक सर्विस खराब है तो ऑफिसर को जवाब देना चाहिए। लेकिन यह फिलॉसफी सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं थी, ऑफिसर खुद भी अकाउंटेबल हैं और यही उनका फेवरेट थॉट सामने आता है, इफ़ आई कांट हु एल्स कैन। पार्ट 26 एम्प्लॉयज़ के लिए उनका सख्त संदेश। 2026 में FDA लेबोरेटरीज के वर्किंग आवर्स और शिफ्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 शिफ्ट सिस्टम लागू किया गया। पहला शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। कुछ एम्प्लॉयज़ ने मैन पावर और वर्किंग कंडीशन को लेकर शिकायत भी की। मुंडे की तरफ से रिपोर्टेड रेस्पॉन्स बहुत ही सख्त था। संदेश का सार था, अगर सरकारी जिम्मेदारी के अनुसार काम नहीं करना है तो सर्विस छोड़ सकते हैं। सपोर्टर्स इसे डिसिप्लिन कहते हैं, क्रिटिक्स इसे एक्सेसिव रिजिडिटी मानते हैं। पार्ट 27 लेकिन क्या वे सिर्फ कठोर हैं? नहीं। अगर उनकी कहानी को सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन और ट्रांसफ़र से बताया जाए तो वो अधूरी होगी। उनके करियर का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोलापुर में वाटर कंजर्वेशन, 282 गाँव में काम, लगभग 30,000 कुओं को फिर से ठीक करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नवी मुंबई में वॉक विद द कमिश्नर्स, नागपुर में जनता दरबार, PMPML में अटेंडेंस और बस अवेलेबिलिटी में रिपोर्टेड इम्प्रूवमेंट, और अब FDA में टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी। यानी उनकी कहानी में इन्फोर्समेंट भी है और डेवलपमेंट भी। पार्ट 28 टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी। FDA का नया चेहरा। 2026 में FDA की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका फोकस सिर्फ रेट्स तक सीमित नहीं रहा, सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल सर्विस पर भी जोर दिया। सिटीजन लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन देख सके, कंप्लेंट्स फाइल कर सके, एप्लीकेशंस ट्रैक कर सके और इन्फोर्समेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो। ऐसी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में कदम उठाए गए, यानी इन्फोर्समेंट प्लस टेक्नोलॉजी प्लस ट्रांसपेरेंसी। पार्ट 29 ब्लड सेफ्टी, एक महत्वपूर्ण पहल। FDA के तहत ब्लड सेंटर्स के लिए यूनिफॉर्म कंप्लायंस स्टैंडर्ड की दिशा में कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य था ब्लड स्टोरेज, सेफ्टी, डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड में यूनिफॉर्मिटी। यह सवाल सिर्फ किसी बिजनेस पर एक्शन का नहीं है, यह सीधे पेशेंट सेफ्टी का सवाल है। यानी FDA में उनका काम सिर्फ एडल्ट्रेशन रेट तक सीमित नहीं है। पार्ट 30 स्टूडेंट के लिए उनका मोटिवेशनल मैसेज। तुकाराम मुंडे की कहानी युवाओं के लिए एक बड़ा लेसन है। उन्हें फेलर्स देखे, MPSC में असफल हुए लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा और आखिरकार UPSC में ऑल इंडिया रैंक 20 को प्राप्त किया। उनका मैसेज, कंपटीशन दूसरों से नहीं खुद से करो। आज अपने कल से बेहतर बनो। अगर आज आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप फेलर से कुछ सीख रहे हैं तो वास्तव में आप हार नहीं रहे हैं। पार्ट 31 लीडर्स। उनकी लीडरशिप्स फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लीडर्स बनना। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर्स सिर्फ आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसे अपने आसपास के लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप पैदा करना चाहिए। क्योंकि अगर पूरी व्यवस्था सिर्फ एक ऑफिसर पर निर्भर है तो ऑफिसर के ट्रांसफ़र होते ही सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अगर सिस्टम में दूसरे लीडर्स तैयार हों तो ऑफिसर के जाने के बाद भी व्यवस्था चल सकती है। पार्ट 32 फैमिली। पब्लिक प्रोफाइल में उनके पिता हरिभाऊ मुंडे, माता आसराबाई मुंडे, बड़े भाई अशोक मुंडे और पत्नी अर्चना मुंडे के नामों का उल्लेख मिलता है। उनके 2 बच्चे हैं, पुत्र अगस्त मुंडे और पुत्री आसना मुंडे।
तुकाराम मुंडे ने अपनी प्राइवेट फैमिली लाइफ को काफ़ी हद तक पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रखा है। पार्ट 33, एक किसान परिवार के बेटे से आईएएस तक। अब पूरी जर्नी को एक बार देखिए। भीड़ का गांव, किसान परिवार, 8 साल की उम्र में खेती, गांव का स्कूल, एमपीएससी में फेलर्स, फिर एमपीएससी क्लियर, फिर यूपीएससी एयर 20, फिर आईएएसआई और उसके बाद धरनी, रेगुलर, नागपुर, नासिक, वाशिम, जालना, मुंबई, सोलापुर, नवी मुंबई, पीएमपीएमएल, नासिक, नागपुर, हेल्थ डिपार्टमेंट, नेशनल लेवल असाइनमेंट, सेक्रेटरी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आखिर में महाराष्ट्र एफडीए। पार्ट 34, 25 ट्रांसफ़र, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। कैरियर में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की संख्या असाधारण रूप से ज़्यादा रही, लेकिन एक चीज़ लगातार दिखाई देती है, उनकी वर्किंग फिलॉसफी। काम करो, रूल्स लागू करो, अकाउंटेबिलिटी तय करो, पब्लिक सर्विस इम्प्रूव करो और अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसे बदलने की कोशिश करो। पार्ट 35, क्या तुकाराम मुंडे सिर्फ एक सख्त अधिकारी हैं? शायद नहीं। उन्हें समझने के लिए सिर्फ उनके ट्रांसफ़र और कंट्रोवर्सीज को देखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा है ईमानदारी, निर्भीकता, अनुशासन और सबसे बढ़कर लड़ने का जज्बा। जिस व्यवस्था में समस्या दिखाई दी, वहाँ चुप रहना उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं रहा। जहाँ नियम टूटते दिखाई दिए, वहाँ सवाल उठाए। जहाँ सरकारी व्यवस्था कमज़ोर दिखाई दी, वहाँ उसे सुधारने की कोशिश की और जहाँ उनके फैसलों का विरोध हुआ, वहाँ भी उन्होंने अपने तरीके से काम करना जारी रखा। इसी वजह से उनके कैरियर में ट्रांसफ़र भी आए, कंट्रोवर्सीज भी आई, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, लेकिन इन सब के बावजूद काम करने का उनका जज्बा नहीं बदला। एक किसान परिवार से निकलकर आईएएस बनने वाला यह अधिकारी मुश्किलों से पीछे हटने के बजाय उनसे भिड़ता रहा। शायद इसीलिए तुकाराम मुंडे को सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर कहना उनकी पूरी कहानी नहीं बताता। वे एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सामने आते हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, गलत के सामने झुकना नहीं चाहते और मुश्किल हालात में भी लड़ते रहने का साहस रखते हैं। और यही उनके सबसे बड़ी पहचान है, ईमानदार भी, निर्भीक भी और लड़ने वाले भी। पार्ट 36, फाइनल क्वेश्चन, ट्रांसफ़र या ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल यह नहीं है कि तुकाराम मुंडे का अगला ट्रांसफ़र कब होगा। असल सवाल है, जहाँ भी वे गए, क्या उन्होंने सिस्टम में कुछ ऐड किया। सोलापुर में वाटर कंजर्वेशन, नवी मुंबई में सिटीजन इंगेजमेंट, पीएमपीएल में डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, नागपुर में जनता दरबार, हेल्थ डिपार्टमेंट में ड्यूटी अकाउंटेबिलिटी और एफडीए में फूड सेफ्टी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस ट्रांसपेरेंसी। यानी पोस्टिंग बदली, डिपार्टमेंट बदले, शहर बदले, लेकिन उनकी कोर फिलॉसफी अकाउंटेबिलिटी प्लस डिसिप्लिन प्लस पब्लिक सर्विस लगातार दिखाई देती रही। तो आइए अब फाइनल की तरफ चलते हैं। अगर मैं नहीं तो कौन? अब शुरुआत के उसी सवाल पर वापस आइए। इफ़ आई कांट हु एल्स कैन? अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर इसे कौन करेगा? शायद यही तुकाराम मुंडे की पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। एक किसान परिवार से निकला बच्चा जिसने खेतों में काम किया, जिसने फेलर्स भी देखे, जिसने हार नहीं मानी, यूपीएससी में एयर 20 हासिल किया, आईएएस बना और फिर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में काम किया। कहीं वाटर कंजर्वेशन किया, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिसिप्लिन लाया, कहीं जनता के बीच जाकर समस्या सुनी, कहीं सरकारी कर्मचारियों को अकाउंटेबिलिटी तय की और आज फूड एंड ड्रग सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तुकाराम मुंडे जी की ज़िंदगी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। पहली, फेलर का मीन्स होता है अंत नहीं। एमपीएससी की असफलताएं उन्हें रोक नहीं सकी। दूसरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना आसान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करना लीडरशिप है। तीसरी, पब्लिक सर्विस का अंतिम उद्देश्य जनता है।
पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, हेल्थ हो या फूड सेफ्टी। आखिर में सवाल यही है, क्या आम आदमी को बेहतर सर्विस मिली? क्योंकि किसी ऑफिसर की असली ताकत उसकी कुर्सी में नहीं होती। कुर्सी बदल सकती है, डिपार्टमेंट बदल सकता है, ट्रांसफ़र ऑर्डर आ सकता है, लेकिन अगर उसकी सोच नहीं बदलती तो उसकी पहचान बनी रहती है। तुकाराम मुंडे की कहानी शायद इसी बात की कहानी है। ट्रांसफ़र बदल सकता है, पोस्टिंग बदल सकती है, डिपार्टमेंट बदल सकता है, लेकिन अगर उद्देश्य पब्लिक सर्विस है तो काम करने की इच्छा नहीं बदलनी चाहिए। और आखिर में फैसला आपका है। क्या तुकाराम मुंडे की शक्ति एक ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन है या कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा कठोर अप्रोच? क्या उनके बार बार ट्रांसफ़र उनकी वर्किंग स्टाइल की कीमत है या सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफलिंग का हिस्सा? यह फैसला हम नहीं, आप करेंगे, क्योंकि इतिहास में किसी अधिकारी की सबसे बड़ी पहचान उसकी कुर्सी नहीं होती, उसके काम होते हैं। और शायद इसीलिए इफ़ आई कांट हु एल्स कैन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, यह एक एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा गया एक सवाल है और तुकाराम मुंडे की पूरी ज़िंदगी उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश है। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।